नमस्कार, मैं हूं नील और दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आपने जासूसी की ढेरों कहानियां सुनी होंगी। देश जासूसी करने कराने के लिए एजेंट्स तैयार करते हैं। उन्हें ट्रेन किया जाता है और फिर वो किसी खास मिशन के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अब वो दिन लद गए जब लड़ाई आमने सामने हुआ करती थी। आज दौर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, यानी किसी देश की जानकारी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है और इसे जुटाने के लिए देश हर वो प्रयास करते हैं जो वो कर सकते हैं। इस प्रकार के वॉरफेयर में चीन दुनिया से एक कदम आगे निकलता दिख रहा है। इस कड़ी में ताजी घटना ये है कि अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका, कनाडा और लैटिन अमेरिका के ऊपर चीन के स्पाई बलून या ऑब्जर्वेशन बलून देखे गए। ये बलून मोंटाना की मिसाइल फील्ड्स के ऊपर देखे गए, जो एक अहम रणनीतिक स्थान है। यहाँ अमेरिका के काफी अहम हथियारों का जखीरा है। ऐसे में किसी भी देश के अहम स्थानों को मैप करने के बाद उन्हें अपने निशाने पर रखना या जरूरत पड़ने पर उनके लिए रणनीति तैयार रखना, इसका एक आसान सा प्रयोग हो सकता है। कहाँ, कितनी मात्रा में, किस प्रकार की कौन सी वस्तु रखी है, ये जानकारी व्यक्तियों के जरिए निकालने से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित है कि स्पाई बलून के माध्यम से ऐसी जानकारी को निकाला जाए। अमेरिका में इस बलून का पता उस वक्त लगा जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन की यात्रा करने वाले थे। लेकिन जब ऐसे कृत्य का पता लगा तो उन्होंने अपनी यात्रा को टाल दिया। स्वाभाविक रूप से इसके बाद दोनों देशों के बीच तल्खी और बढ़ी। चीन की माने तो ये एक आम गुब्बारा था जिसे सर्विलांस करने जैसी, जिसमें कोई बात नहीं थी, उसमें ऐसा कोई उपकरण नहीं था और ये अनियंत्रित होकर अमेरिका पहुंच गया था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में इस बात का अंदेशा लगाया जाता रहा कि ये एक विदेशी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। साथ ही इस बात की भी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि इस हीलियम भरे गुब्बारे में बायो वेपन हो सकता है और इसे नष्ट करने से वो पूरे अमेरिका को अपनी चपेट में ले ले। अभी कोविड को लेकर भी चीन से शक के बादल हटे नहीं हैं और कोविड को वुहान लैब में बनाने के आरोप लगते रहते हैं। बहरहाल 3 बसों के आकार जितने बड़े इस बलून को अमेरिकी सेना ने अपने वायु क्षेत्र से गुजरने दिया ताकि जान माल की हानि ना हो और अंततः अटलांटिक महासागर के ऊपर इसे गिरा दिया गया। तो इसके प्रभाव और अन्य पहलुओं की चर्चा करने से पहले हमें जासूसी गुब्बारों के इतिहास को समझना होगा। दरअसल इस प्रकार के जासूसी गुब्बारे 19वीं सदी के मध्य से प्रचलन में आने शुरू हुए। 1859 के फ्रैंको ऑस्ट्रियाई युद्ध में फ्रांस द्वारा निगरानी के लिए इनका इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी सिविल वॉर के दौरान भी नागरिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ये काफी मददगार साबित हुए। धीरे धीरे ये तकनीक आम होती गई और द्वितीय विश्व युद्ध आते आते लगभग हर अहम देश के खिलाफ इस प्रकार की सर्विलांस तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा। बलून से निगरानी ही नहीं बल्कि जापानी सेना द्वारा अमेरिकी क्षेत्रों में आग लगाने और सैनिक ठिकानों पर हमला करने तक के लिए इनका प्रयोग किया गया। हालांकि ये तकनीक ज्यादा सफल नहीं हुई और शायद इसी कारण मुख्यधारा की रणनीति नहीं बन सकी। लेकिन एक बार ओरेगॉन के जंगल में एक गुब्बारे के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई आम शहरी जरूर मारे गए थे। बलून की एक समस्या इसके कम ऊंचाई पर उड़ने की थी, लेकिन इसे भी अमेरिकी सेना ने ही सुधारा। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले बलून बनाए गए ताकि ये किसी निगरानी तंत्र से पकड़े ना जा सके। ये उतने ऊंचे होते कि नजर ना आए और इतने नीचे कि किसी हवाई यात्रा के लिए खतरा ना पैदा करें। इस प्रकार के बलून का प्रयोग 1950 के दशक में खूब किया गया। सोवियत ब्लॉक क्षेत्र में जमकर फोटोग्राफिक गुब्बारे उड़ाए गए, कुछ निगरानी के लिए और कुछ रणनीतिक ठिकानों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इतना जोखिम लेना किसी देश के लिए जायज है? विस्तृत हवाई क्षेत्र नियम कानून होने के बावजूद क्या किसी देश द्वारा सीधा खतरा मोल लेना समझदारी भरा फैसला कहा जाएगा? और क्यों बलून स्पाइंग सबसे आसान तरीका साबित हो रहा है? इन प्रश्नों पर विचार करने से पहले हमें यह समझना होगा कि किसी देश के पास जासूसी के अन्य कौन से तरीके हैं। फिर हमारे लिए स्पाई बलून के प्रयोग का खतरा मोल लेने की मानसिकता, इसको समझना आसान हो जाएगा। तकनीकी विकास के बाद इलेक्ट्रॉनिक निगरानी देशों का सबसे कारगर हथियार है। इसमें संचार संकेतों को पकड़ने, फोन कॉल टैप करने, ईमेल और डिजिटल संचार के अन्य रूपों के माध्यम से निगरानी को अंजाम दिया जाता है। इस प्रकार के निगरानी के डिटेक्ट किए जाने की संभावना अधिक होती है और सबूतों के साथ निगरानी करने वाले देश को
दोषी ठहराया जा सकता है, जिसके बाद प्रतिबंध और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करने का खतरा बना रहता है। देशों का दूसरा सबसे मजबूत हथियार ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जिसे आप आमतौर पर जासूसी के साथ जोड़कर देखते हैं। इसमें दूतावास के कर्मचारी, सैन्य कर्मी या सरकारी अधिकारियों जैसे संवेदनशील जानकारी तक पहुंच रखने वाले व्यक्तियों की भर्ती करके निगरानी कराई जा सकती है। लेकिन इसमें भी उनके पकड़े जाने और इसके बाद की भयावह प्रक्रिया इसे अच्छा विकल्प नहीं बनाती। इसके अलावा साइबर जासूसी भी एक विकल्प रहता है, जिसमें सरकारों के संवेदनशील डेटा या बौद्धिक संपदा को चुराने की कोशिश होती है। साथ ही सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से उपग्रहों द्वारा संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास रहता है। लेकिन इस प्रकार की स्पाइंग में जानकारी की सटीकता और उस जानकारी पर ऑपरेशन करने की संभावना काफी कम रहती है। स्पाइंग बलून इसी प्रकार की जासूसी का और उन्नत संस्करण है, जिसमें जानकारी को वेरीफाई करने के प्रयास किए जाते हैं। इन सब के अलावा आजकल ड्रोन प्रौद्योगिकी का विकास भी जासूसी का एक तरीका बनकर उभरा है। इसमें मानव रहित हवाई वाहन, जिसको हम UAV कहते हैं, उसके जरिए विरोधी की सीमा में आसानी से निगरानी की जा सकती है। लेकिन इनकी ऑपरेशनल दूरी कम होने और अपेक्षाकृत तौर पर सीमित जानकारी जुटाने की क्षमता के कारण इन्हें सीमित तौर पर ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की जासूसी भारत में इन दिनों काफी बढ़ी है और इसलिए भारत पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र से आने वाले ड्रोन को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर करता रहा है। ड्रोन में कैमरे, श्रवण यंत्र और अन्य सेंसर से लैस सामग्री होती है, जो विदेशी क्षेत्रों में उड़ान भर सकते हैं और खुफिया जानकारी जुटाकर अपने उद्गम स्थान पर वापस जा सकते हैं। साथ ही इन्हें रिमोट सेंसिंग के जरिए भी कंट्रोल किया जा सकता है। भारत के संदर्भ में देखें तो अभी हाल ही में भारत के पोर्ट ब्लेयर में भी ऐसा ही एक बलून देखा गया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी कि यह बलून चीन द्वारा प्रक्षेपित किया गया, लेकिन अमेरिका के इस घटनाक्रम के बाद संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उसमें भी चीनी हाथ रहा हो। भारत के साथ सीमा विवाद के चलते स्पाइंग की घटनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भारत को भी और अधिक सतर्कता के साथ ऐसी घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए। तो आज की चर्चा में इतना ही। नोट कर लेते हैं इस पर आधारित सवाल है, स्पाई बलून के विशेष संदर्भ में बताइए कि प्रौद्योगिकी विकास कैसे द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर रहा है। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।